नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित तिवारी। द करंट अफेयर्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज है 20 जून और आज है विश्व शरणार्थी दिवस, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और आप लोगों के एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ऐसे डेज के बारे में बहुत सारे सवाल जो है पूछता है यूपीएससी खास करके। और आजकल ये मुद्दा भी बड़ा महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि दुनिया भर में जो है एक प्रकार से शीत युद्ध जैसा माहौल है। तो ऐसे माहौल में वहाँ के जो लोग होते हैं, वहाँ के जो नागरिक होते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए एक देश से दूसरे देशों की तरफ ये यात्रा करते हैं, उधर बढ़ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं रिफ्यूजी या शरणार्थी। ठीक है, तो चलिए आज की आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में समझ लेते हैं कि क्या आज डिस्कस करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल जो पहला होगा उसके बारे में डिस्कशन है कि यूजीसी नेट जो परीक्षा है उसको कैंसिल कर दी गई है। और ये सिर्फ एक परीक्षा का कैंसिलेशन, एक एग्जाम का कैंसिलेशन ही नहीं है। इसने सवाल खड़ा किया है सरकार के शैक्षणिक तंत्र पर। जो पूरा एक शैक्षणिक ढांचा है भारत का खास करके, उस पर एक सवाल खड़ा कर रहा है ये पूरा मामला जो है। ठीक है, अभी थोड़े टाइम पहले, थोड़े ही दिनों पहले आपने देखा था कि नीट की परीक्षा जो है उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां पाई गई थी, और उस पर अभी जांच चल ही रही थी कि आने वाली जो परीक्षा 18 जून को अभी जो हुई है यूजीसी नेट की, उसको जो है कैंसिल कर दिया है शिक्षा मंत्रालय ने। और ये बताते हुए कि कुछ महत्वपूर्ण साइबर सुरक्षा से संबंधित, कुछ साइबर सिक्योरिटी को से रिलेटेड कोई दिक्कत आई है, जिसमें परीक्षा की जो पवित्रता है, जो एग्जाम की सैंक्टिटी है, वो कंप्रोमाइज हुई है। ठीक है, पहली चीज। दूसरा आर्टिकल पढ़ेंगे वर्ल्ड रिफ्यूजी डे के संबंध में। तीसरा आर्टिकल पढ़ेंगे हिंदुकुश हिमालय पे जो बर्फ है उससे संबंधित एक अपडेट पढ़ेंगे कि जो बर्फ के रुकने का जो स्थायित्व है, जो टाइम है, उसमें बहुत भारी गिरावट देखी गई, जो कि आने वाले वर्षों में एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय बनेगा, और अभी भी यह एक चिंता का विषय ही है। उसके बाद देखेंगे कि भारत और अमेरिका के बीच एक पार्टनरशिप की बातचीत चल रही है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में एक समझौता कर रहे हैं भारत और अमेरिका के बीच, जिससे कि हम इस पर और ज़्यादा काम कर सकें। और इसराइल का जो गाजा स्ट्रिप पर भारी भरकम बॉम्ब्स का इस्तेमाल है, वहां पर जो बमबारी करवा रहे हैं, ये यूनाइटेड नेशन ने कहा है। खास करके यूनाइटेड नेशन का जो ह्यूमन राइट्स का ऑफिस है, उसने कहा है कि ये युद्ध के नियमों का पूर्ण रूप से उल्लंघन करता है। ठीक है, तो ये सारे आर्टिकल्स आज हम लोग करंट अफेयर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले आर्टिकल में ये बड़ी महत्वपूर्ण न्यूज निकल कर सामने आई, जिसमें ये देखा गया कि एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है उसने बुधवार को क्या किया, यूजीसी नेट की जो परीक्षा हुई थी उसको कैंसिल कर दिया। और उसने कहा कि जो इंटीग्रिटी ऑफ एग्जाम है, मतलब कि जो ईमानदारी होनी चाहिए, ठीक है, जो एक प्रकार की ईमानदारी होनी चाहिए, कर्तव्य निष्ठा जो होनी चाहिए, वो एग्जाम के वो हो नहीं पाई, वो कंप्रोमाइज हो गई, कहीं ना कहीं उसमें कुछ गड़बड़ी पाई गई। और इस महत्वपूर्ण चुनौती को, इस महत्वपूर्ण मुद्दे को जांचने के लिए, इसके प्रूव करने के लिए जो है इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, और सीबीआई द्वारा अब इसकी जांच करवाई जाएगी। ठीक है, अभी थोड़े टाइम पहले आपने देखा था कि नीट की जो परीक्षा है वो रद्द हो गई थी। ठीक है, अगर आप पिछले कई कुछ 2024 से ही अगर देखें, पिछले कई टाइम से, तो आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं हैं जिनको रद्द कर दिया गया। जैसे कि उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा थी, आप देखेंगे कि समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हुई, ये भी रद्द हो गई। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे यूपीपी की परीक्षा, वो भी रद्द हो गई। फिर आपने देखा कि नीट का एग्जाम जो है उस पर भारी भरकम समस्या आई, बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आई, और उस पर अभी मामला शांत ही नहीं हुआ कि फिर नेट का जो एग्जाम है वही कंप्रोमाइज हो गया, और उसको भी एजुकेशन मिनिस्टर या एजुकेशन मिनिस्ट्री ने क्या कर दिया, रद्द घोषित कर दिया। तो कहीं ना कहीं भारत का जो शिक्षा तंत्र है इस समय, वो बहुत ही खतरनाक अवस्था में है, उसकी स्थिति बड़ी खराब चल रही है। खास करके इससे दो चार बातें अपने आप प्रूव हो जाती हैं। पहली सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये प्रूव हो रही है कि जो सरकार है उसको, जो भी बच्चे हैं, जो भी युवा हैं, उनकी कोई चिंता नहीं दिख रही है, उनको किसी प्रकार का वो उनसे वो नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है उनके लिए। ये बहुत जनरल बात हो गई है, और ऐसा लग रहा है कि आने वाले वर्षों में जितने भी पेपर्स होने वाले हैं सब ऐसे ही लीक होंगे, क्योंकि भारत में जो शिक्षा का तंत्र है उसमें इतनी ज्यादा कमियां हैं, उसमें इतने लूप होल्स हैं कि आप उसका
कहीं ना कहीं उसका निवारण नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप पूरे ढांचे को एक बार फिर से क्रांतिकारी तरीके से बदल ना दें। और ये बच्चों का जो ह्यूमन राइट है उनका बहुत बड़ा वायलेशन है, एक प्रकार से ऐसे समझ सकते हैं। जो बच्चों का ह्यूमन राइट है, बच्चों का जो फंडामेंटल राइट है, उसका वायलेशन है। और ये कहीं पर भी ऐसा कोई कमीशन भी नहीं बना है जो इन प्रकार की परीक्षाओं के रद्द होने या लीक होने पर जांच कर सके या अलग से कोई कार्रवाई कर सके। ऐसा कोई कमीशन बना ही नहीं है, ठीक है। ये सबसे बड़ी समस्या है। और हर बार जो भी परीक्षा कोई करवाई जाती है तो उसमें ये देखा जाता है या तो वो कैंसिल हो जाती है या तो फिर किसी प्रकार से वो लीक हो जाती है, कोई ना कोई गड़बड़ी निकल कर सामने आती है। और ये पिछले कुछ महीनों से ये समस्या जो है कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। तो इस पर बच्चों को भी, जो भी विद्यार्थी, जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, उनको इसके बारे में बहुत जागरूक होना पड़ेगा। अदरवाइज उनका कैरियर ऐसे ही खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। ये पूरा मामला है। चलिए अगले आर्टिकल पर बढ़ते हैं। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे के बारे में समझते हैं। इसका जो 2024 का थीम है ये है फॉर ए वर्ल्ड वेयर रिफ्यूजीज आर वेलकम। मतलब एक ऐसा विश्व जहां पर रिफ्यूजी या शरणार्थियों का स्वागत किया जाए, ठीक है। तो 20 जून को जो है ये वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में ये यूनाइटेड नेशन ने बताया है, यूनाइटेड नेशन का ही अपना एक ब्रांच है, ठीक है। उसने कहा है कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे इज एन इंटरनेशनल डे, ये डेजिग्नेटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस टू ऑनर रिफ्यूजीज अराउंड द ग्लोब, ठीक है। पूरी दुनिया भर के जितने भी शरणार्थी हैं उनकी उनको कहीं ना कहीं सुरक्षित करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे के रूप में। और ये एक प्रकार से सेलिब्रेट करता है, ठीक है। और सेलिब्रेट करने के साथ साथ उनमें मजबूती और उनमें एक प्रकार से धैर्य, जिनको क्या कहते हैं, किसी मजबूरी, किसी परिस्थिति में उनको अपना देश, अपना क्षेत्र छोड़कर कहीं और जाना पड़ रहा है, उनके अंदर एक शक्ति का विकास हो, उनके अंदर एक धैर्य का विकास हो, इसके लिए इस दिन को मनाया जाता है, ठीक है। और आपको पता है पूरी दुनिया भर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि किसी न किसी परिस्थिति की वजह से अपना घर छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही लोगों को हम लोग बोलते हैं शरणार्थी, ठीक है। ये एक प्रकार से वर्ल्ड रिफ्यूजी डे इज एन ओकेजन टू बिल्ड एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर देयर प्लाइट एंड टू रिकॉग्नाइज देयर रेजिलियंस इन रिबिल्डिंग देयर लाइफ, ठीक है। तो इसको उनको दोबारा से उनका जो जीवन है उसको दोबारा से शेप देने के लिए, उसको दोबारा से आकार देने के लिए, ताकि उनके अंदर इस प्रकार की जागरूकता फैलाई जा सके और पूरी दुनिया भर में जितने भी देश हैं उनको ये समझाया जा सके कि अगर उनके देश में शरणार्थी आ रहे हैं तो उनका भी सम्मान, उनका भी प्रोटेक्शन होना चाहिए। ये अलग चीज है कि किसी भी चीज का एक्सट्रीम जो है वो वेलकमिंग नहीं होता है, ठीक है। तो शरणार्थियों की कुछ कैटेगरी होती है, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो आप समझिए रिफ्यूजीज जो होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। तो जो रिफ्यूजी होते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि जो अपनी जाति, ठीक है, अपनी जाति, धर्म, ठीक है, राष्ट्रीयता, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता या किसी विशेष सामाजिक समूह, ठीक है, की सदस्यता, कहने का मतलब है कि जो किसी जाति से संबंधित है, किसी धर्म, किसी नेशनलिज्म या राष्ट्रीयता या किसी विशेष सोशल ग्रुप से उनके सदस्य हैं, या फिर उनका कोई अपना पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, उनका अपना कोई राजनीतिक राय है। किसी भी देश में रहने वाले नागरिकों की अपनी एक राजनीतिक राय हो सकती है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में कोई चाइना में रहने वाला कोई व्यक्ति, ठीक है, चाइना में रहने वाला कोई व्यक्ति अगर उसकी राय जो है उदारवादी है या वहां की जो सरकारें हैं, जो साम्यवादी सरकारें हैं, उनके खिलाफ वो राय रखता है, तो जाहिर सी बात है कि चाइना जो है उस व्यक्ति, उस नागरिक को परेशान कर सकता है, ठीक है। तो अगर वो नागरिक अपने आप को चाइना में असुरक्षित पाता है तो वहां से भागकर कहीं और चला जाएगा, तो ऐसे ही व्यक्तियों को हम शरणार्थी बोलेंगे। तो जाति, धर्म, और कई बार जाति और धर्म के आधार पर भी ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर जाति या धर्म के व्यक्तियों को उस देश से निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, सामाजिक समूह की सदस्यता या अपने किसी राजनीतिक राय की वजह से इनको अपने ही देश में जो है भय रहता है कि कहीं हमारा जीवन खतरे में ना पड़ जाए या हमारा उत्पीड़न न कर लिया जाए, हमारा एक्सप्लॉयटेशन न कर लिया जाए। इस वजह से क्या होता है, ये अपने क्षेत्र से ही, अपने देश से ही क्या हो जाते हैं, अपने देश से ही भाग जाते हैं, ठीक है। तो इन लोगों को हम क्या बोलते हैं, इन लोगों को हम बोलते हैं शरणार्थी,
ठीक है, ये पूरा मामला है। अब एजाइलम सीकर्स क्या होते हैं, इनको समझिए आप। एजाइलम सीकर्स मतलब कि जो शरणागत होना चाहते हैं या शरण चाहने वाले होते हैं, वो भी ठीक वैसे ही होते हैं कि जैसे वो भी अपने घर से भाग जाते हैं या अपने देश से भाग जाते हैं, और ठीक वही परिस्थिति, जैसी परिस्थिति मैंने आपको पहले बताई, उसी परिस्थिति के हिसाब से भागते हैं। बस दिक्कत यह है कि जिस देश में ये जाते हैं, मतलब जिस देश में ये जा रहे हैं या जा पहुंचे हुए हैं, उस देश ने इनको अभी तक शरणार्थी का टैग नहीं दिया हुआ है। ठीक है, उस देश से इनको अभी शरणार्थी का टैग नहीं मिला हुआ है, तो उस देश से ये प्रार्थना करते हैं कि आप हमको शरणार्थी मान लीजिए। तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं एजाइलम सीकर्स। इसके बाद कुछ होते हैं इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन, मतलब ऐसे व्यक्ति जो अपने देश में ही, जैसे मान लो भारत देश है ही है, कोई व्यक्ति गुजरात का रहने वाला है, उसको गुजरात में रहने में समस्या हुई तो वो भाग के चला गया अरुणाचल प्रदेश, मतलब अपने देश में इंडिया में ही है, और इंडिया के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह वो चला गया, इसको बोलेंगे इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन, आंतरिक विस्थापित व्यक्ति। ठीक है, और एक तो होता है स्टेटलेस पर्सन, ऐसा व्यक्ति जिसकी किसी देश की राष्ट्रीयता नहीं है, वो किसी देश का राष्ट्रीय मतलब किसी देश का नागरिक ही नहीं है, तो इसको बोलेंगे स्टेटलेस पर्सन। और रिटर्नीज मतलब जो शरणार्थी थे, जब वो वापस अपने देश लौट गए, ऐसे शरणार्थी जो अपने देश लौट गए, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे रिटर्नीज। ठीक है, तो ये तो आपका पूरा मामला हो गया। चलिए अगले आर्टिकल पर चलते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, इसमें यह बताया गया है कि हिंदुकुश हिमालय जो है, वहां पर बर्फ से संबंधित कुछ अपडेट अपडेट है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, और ये बातें कहीं ना कहीं बहुत चिंताजनक है। ठीक है, तो इसमें यह बताया गया है कि जो गंगा रिवर बेसिन है, ठीक है, जो कि भारत की सबसे बड़ी रिवर बेसिन मानी जाती है, उसने इस बार जो है सबसे कम स्नो का परसिस्टेंस जो है, सबसे लो स्नो परसिस्टेंस जो है रिकॉर्ड किया 2024 में। अब ये स्नो परसिस्टेंस क्या होता है, स्नो परसिस्टेंस का मतलब होता है कि धरती पर जितने टाइम तक बर्फ रहती है, मतलब ये वो समय है, वह समय का अंश है। ठीक है, क्या है, समय का वह अंश, समय का वह अंश, समय का वह अंश जब बर्फ, जब बर्फ जमीन पर होती है। ठीक है, बर्फ जमीन पर हो। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बर्फ का स्थायित्व या स्नो परसिस्टेंस। ठीक है, तो हिंदुकुश जो हिमालय है, वहां पर जो गंगा रिवर बेसिन है 2024 में, उसने सबसे कम स्नो परसिस्टेंस को रिकॉर्ड किया है। और ये किसने बताया, ये हिमालय का जो स्नो अपडेट है, हिमालय का जो स्नो अपने अपडेट है, इसने ये दिया है इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, जिसको हम शॉर्टकट में ICIMOD बोलते हैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, इसी ने ये अपडेट दिया है। ठीक है, अब जो ब्रह्मपुत्र और इंडस बेसिन्स है, उसने भी वही सेम समस्या झेली है, उनमें भी बहुत कम जो है स्नो परसिस्टेंस देखा है। इससे क्या होगा, इससे बहुत सारे जो इससे जो पानी की समस्या आएगी, वहां पर रहने वाले मिलियंस ऑफ पीपल, वहां पे जो लाखों लोग रहते हैं, 10 लाख से ऊपर लोग रहते हैं, उनके साथ ये बड़ी समस्या ये हो जाएगी कि जब इस तरीके से ये बर्फ का परसिस्टेंस, स्नो परसिस्टेंस कम होने लगेगा, तो वाटर सप्लाई में बहुत बड़ी समस्या आएगी। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी चीज समझिएगा कि हिंदुकुश हिमालय की जो नदियां होती हैं, ठीक है, वहां वहां उस उन नदियों में जो बर्फ का पानी होता है, जो स्नो वाटर होता है, उसका बड़ा योगदान होता है। ठीक है, तकरीबन हिमालय की नदी घाटियों में 23% जो पानी बहता है, वो यही स्नो का रहता है। ठीक है, इसके पिघलने से जो है वो पानी रहता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक योगदान है। खास करके जो हिंदू कुश पर्वत है, उसमें आप देखेंगे हिंदू कुश पर्वत में 8 देश, इसको शॉर्टकट में हम HKH बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हिंदू, इसको क्या बोलते हैं, हिंदू कुश हिमालय। ठीक है, हिंदू कुश हिमालय बोलते हैं। तो ये हिंदू कुश हिमालय तकरीबन जो है
3500 किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है, 3500 किलोमीटर में फैला हुआ है और 8 देशों में है। कौन कौन से देश हैं वो? एक तो वो अफगानिस्तान हो गया, ठीक है, अफगानिस्तान हो गया, फिर वो कौन सा देश हो गया? फिर बांग्लादेश हो गया, ठीक है, फिर कौन सा देश हो जाएगा? बांग्लादेश के बाद भूटान आ जाएगा, ठीक है, फिर कौन आ जाएगा? फिर आ जाएगा चीन, फिर आ जाएगा इंडिया, फिर आप देखेंगे कि नेपाल आ जाएगा, फिर म्यांमार, और 8वें नंबर पर जो है पाकिस्तान, ठीक है। इतने देशों में जो है ये हिंदू कुश श्रृंखला जो है फैली हुई है। और ये जो पहाड़ होते हैं, हिंदू कुश के जो पर्वत हैं, जो हिमालय हैं, उनको बोलते हैं एशिया के जल मीनार, ठीक है। क्या बोलते हैं? एशिया का जल मीनार। ये सवाल आपके यूपीएससी की परीक्षा या यूपीएससी की परीक्षा में, यूपीपीएससी की परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये जो 10 महत्वपूर्ण नदी प्रणालियां हैं, उनको, उनके उद्गम का स्थल भी आप इनको मान सकते हैं, ठीक है। जो 10 महत्वपूर्ण नदी प्रणालियां हैं उनको देख लीजिए। जो 10 महत्वपूर्ण नदी प्रणालियां हैं उनके उद्गम का स्थल भी आप देख सकते हैं। तो कौन कौन सी वो हैं? एक तो वो महत्वपूर्ण नदी है अमू दरिया, ठीक है, अमू दरिया करके एक नदी है। दूसरी कौन सी नदी है? दूसरी जो नदी है वो है सिंधु। तो अगर बात की जाए हिंदू कुश हिमालय जो है, उसमें जो 10 महत्वपूर्ण नदियां हैं उनके कहीं ना कहीं उद्गम का स्रोत आप मान सकते हैं, वहां से ओरिजिनेट होती हैं। जैसे वो नदियां हैं अमू दरिया, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इरावदी, साल्विन, मेकांग, यांगसी, पीली नदी और तारिम। ये सारी नदियों का उद्गम स्रोत है हिंदू कुश हिमालय, जो कि दुनिया भर के 1/4 आबादी को वाटर सप्लाई करती है। तकरीबन 240 मिलियन लोगों के लिए ये मीठे पानी का एक प्रकार से क्षेत्र है, मीठे पानी का स्रोत है, ठीक है। ये पूरा मामला जो है इस नदी के बारे में है। मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी कि स्नो परसिस्टेंस क्या होता है। तो स्नो परसिस्टेंस फ्रैक्शन ऑफ टाइम, मतलब वो समय का अंश है जिस समय जो है बर्फ जो है धरती पर रहती है, ठीक है। तो आगे तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें 23% जो है नदियों का जो पानी होता है, खास करके दो 12 महत्वपूर्ण नदियां हैं उनको ये पानी प्रदान करता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक महत्वपूर्ण चीज, तो ये जो माउंटेन्स हैं इनको बोलते हैं वाटर टावर्स ऑफ एशिया, ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया। और ये 10 महत्वपूर्ण नदियों को क्या जो है पानी पहुंचाते हैं, खास करके उनका ओरिजिन का स्रोत है एक प्रकार से, ठीक है। तो आप ये पूरा ग्राफ देख रहे होंगे कि कहाँ कहाँ पर ये जो स्नो परसिस्टेंस है उसमें कमी देखी गई। जैसे अमू दरिया में 28.2% की स्नो परसिस्टेंस की कमी देखी गई। तारिम जो है वहां से 27.8% की कमी है। तिब्बतन प्लेटू में 14.8% कमी। ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है वहां से 14.6% की कमी देखी गई। इरावदी नदी जो है वहां से 2.4% की कमी, जबकि सालविन में 2.4% की बढ़ोतरी देखी गई। मेकोंग में 1.1% की कमी। यांगसी जो नदी है वहां से 13.2% की कमी। येलो रिवर में 20.2% की बढ़ोतरी देखी गई है। ये क्या है? ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा होगा ये डिक्रीज इन स्नो परसिस्टेंस है, और जो ग्रीन कलर का दिख रहा है वो इंक्रीज इन स्नो परसिस्टेंस है। तो दो ही जगह आपको स्नो परसिस्टेंस में बढ़ोतरी दिख रही होगी, एक तो साल्विन है और दूसरा येलो रिवर्स है। बाकी और जितनी भी नदियां हैं वहां पर स्नो परसिस्टेंस जो है उसमें कमी ही आपको दिखेगी, ठीक है। चलिए अगले आर्टिकल पे चलते हैं। भारत के बारे में बता रहा है कि भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी घाटियों में 2024 में क्या हुआ है? सबसे कम बर्फबारी जो है, सबसे कम अ, औसत देखा गया है ये बर्फ के स्थायित्व का। खास करके पिछले 22 वर्षों में सबसे कम बर्फबारी भी देखी गई है, ठीक है। पिछले 22 वर्षों में सबसे कम बर्फबारी देखी गई है, जो कि जो हमारा दीर्घकालिक ऐतिहासिक औसत है उससे 17% कम है। ये बहुत चिंताजनक बात है, ठीक है। दूसरी चीज कि इस तरह जब ब्रह्मपुत्र बेसिन में 2024 में जो बर्फबारी हुई थी वो सामान्य बर्फबारी से कितनी परसेंट कम थी? वो 14.6% कम थी, ठीक है। दूसरी चीज देखिएगा
कि सिंधु नदी बेसिन में जो है बर्फबारी सामान्य से 23.3% की कमी देखी गई। इसमें सिंधु नदी बेसिन में 23.3% की कमी देखी गई है, सामान्य बर्फबारी जितनी होती है। ठीक है, हालांकि निचले इलाकों में जो है बर्फबारी रही, थोड़ा ज्यादा रही, इसलिए थोड़ा सा एवरेज बन गया। और भारत के बाहर मध्य एशिया से होकर जो बहने वाली अमू दरिया नदी है, उसके बेसिन में 2024 में सबसे कम बर्फबारी देखी गई। ठीक है, उसके बेसिन में सबसे कम बर्फबारी देखी गई। और दूसरी चीज, ईरान और अफगानिस्तान के लिए पीने का पानी जो है वो उसका एक महत्वपूर्ण स्रोत है हेलमंद नदी। अगर उसके आंकड़े की बात की जाए तो 2024 में सामान्य से लगभग 32% कम था, और 2018 में अपने बनाए गए रिकॉर्ड को इसने पीछे कर दिया। ठीक है, अब हिमालय में मेकांग नदी का जो उद्गम वाला हिस्सा है, वहां पर जो बर्फबारी हुई वो भी सामान्य से थोड़ी कम हुई। ठीक है, और ये जो मेकांग नदी है, इसका जो डेल्टा होता है उसको वियतनाम का कटोरा बोलते हैं। जैसे जो मेकांग नदी है, ये बात ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। मेकांग नदी का जो डेल्टा है, ठीक है, वो वियतनाम वियतनाम में चावल का कटोरा है। ठीक है, चावल का कटोरा उसको बोलेंगे। ठीक है, चलिए अगले आर्टिकल पर चलते हैं। तो भारत और अमेरिका के बीच में एक मामला चल रहा है। इसमें इंडिया एंड द यूएस आर लुकिंग टू क्विकली कंक्लूड अ बायलैटरल एग्रीमेंट, मतलब एक बायलैटरल एग्रीमेंट को कंक्लूड करना चाहते हैं जिसमें कुछ महत्वपूर्ण क्रिटिकल मिनरल्स, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं उसके परिवर्धन के लिए ये लोग आपस में एक प्रकार की पार्टनरशिप करना चाहते हैं, जिसमें खास करके ग्रेफाइट, गैलियम और जर्मेनियम की बातचीत, या इसको ही मेन मुद्दा बनाएंगे क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण जो है एक प्रकार से मिनरल माना जाता है। और इनका जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है इस पार्टनरशिप का, वो है इसमें भारत का जो प्रमुख रोल जो है वो मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप में होगा। ठीक है, जो कि इनका इन्वेस्ट किया जाएगा तो को इन्वेस्टिंग इन ए लिथियम रिसोर्स प्रोजेक्ट। लिथियम रिसोर्स प्रोजेक्ट में इसको क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, खास करके साउथ अमेरिका और वहाँ के जो रेयर अर्थ डिपॉजिट है अफ्रीका, और रिस्पॉन्सिबली एंड सस्टेनेबली डाइवर्सिफाई क्रिटिकल। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो क्रिटिकल मिनरल होते हैं उनको सप्लाई चेन में लाने के लिए, खास करके उनको प्रयोग में लाने के लिए एक महत्वपूर्ण खोज की और उद्गम की जरूरत पड़ेगी, जिसमें भारत और अमेरिका आपस में मिल करके इस काम को बहुत अच्छे से, एक टेक्नोलॉजी आती है जिसको हम बोलते हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ICET, इसके थ्रू जो है इसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, आप इसमें देख रहे हैं गैलियम जो है 3169.723, ये तो इसका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, परमाणु क्रमांक, और इसका क्या है, परमाणु भार है। ठीक है, गैलियम। और जुलाई 2023 में जो है 30 मिनरल्स की लिस्ट जारी की है भारत ने। ठीक है, ये जो है पूरी जो विदेशों से इसको एक्वायर करने की बातचीत चल रही है, और भारत ने अपने एक प्रोजेक्ट में इसको किया भी है। खास करके ऐसे मिनरल्स को प्राप्त करने के लिए माइन से भारत ने जो है एक एक्ट भी जो है पारित किया था, जिसको हम बोलते हैं द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957, और उसको अमेंड किया गया है MMDR अमेंडमेंट एक्ट 2023 के द्वारा, जिससे कि मिनरल्स को और उनको तरह तरह के माइन से प्राप्त किया जाए। ठीक है, क्योंकि मिनरल्स जो है हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, क्रिटिकल मिनरल्स खास करके जो कि प्रकृति में बड़े कम मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम ग्रेफाइट की बात करें, ग्रेफाइट के एप्लीकेशन की, तो आप देख सकते हैं ग्रेफाइट का एप्लीकेशन जो है इसमें किस किस चीज में हम इनका इस्तेमाल करते हैं। लुब्रिकेंट में इनका 14% इस्तेमाल होता है, बैटरीज में इनका 10% यूज होता है, ऑटोमोटिव पार्ट में इनका 14% यूज होता है, कार्बन ब्रशेज में इनका 11% यूज होता है, और स्टील फाउंड्रीज और रिफ्रैक्टरीज में इनका 41% यूज किया जाता है। ठीक है, अब आप देख ही सकते हैं मेन यूज क्या हो रहा है जर्मेनियम का, माइक्रोस्कोप बनाने में, सोलर पैनल में, ठीक है, दूरबीन में, टैबलेट्स में, ठीक है, स्कैनिंग मशीन्स में, और जो क्या कहते हैं लेंसेज आते हैं कैमरा के, उसमें भी जर्मेनियम का इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए आज का लास्ट आर्टिकल जो है पढ़ते हैं। इसराइल का जो हैवी बॉम्ब का यूज हो रहा है, खास करके गाजा पट्टी पर आक्रमण करने के लिए, उनके ऊपर अटैक करने के लिए, ये कहीं ना कहीं युद्ध का जो कानून या लॉ होता है उसको कहीं ना कहीं ये वायलेट कर रहा है। ठीक है, और ऐसी चीजें जो है
संयुक्त राष्ट्र ने कहा है। तो संयुक्त राष्ट्र ने बुधवार को कहा कि घनी आबादी वाले गाजा पट्टी में इसराइल द्वारा जो भारी बमों का बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं युद्ध के कानूनों का उल्लंघन हो रहा है, ऐसा संकेत देता है। ठीक है, हालांकि इसराइल ने इन सारे चीजों को कहीं ना कहीं से इनकार कर दिया है। उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जिसको इसराइल ने पक्षपातपूर्ण करार दिया इस रिपोर्ट में। तो इसमें 6 हमलों के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, इसमें 6 महत्वपूर्ण हमलों के बारे में बातचीत की गई है, जिसमें तकरीबन 218 लोग मारे गए। ठीक है, हालांकि यूनाइटेड नेशन ने अपने रिपोर्ट में ये भी बोला कि सिर्फ 218 लोग ही नहीं, इससे ज्यादा भी लोग मारे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये मामला है। जो अधिकार कार्यालय है यूनाइटेड नेशन का, जो अधिकार कार्यालय है, ठीक है, जिसको हम राइट ऑफिस बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन राइट ऑफिस, इसको हम दूसरे शब्दों में शॉर्टकट में बोलते हैं OSCHR। क्या बोलते हैं? OHCHR। उसी की रिपोर्ट में ऐसा पाया गया है कि जो अब इसराइल इतने अटैक्स कर रहा है वो कहीं ना कहीं युद्ध का उल्लंघन है। ठीक है, और इसमें एक रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला है कि 9 अक्टूबर से 2 दिसंबर के बीच किए गए 6 हमलों को उदाहरण के रूप में इजरायली हमलों की जो श्रृंखला है उसमें ये बताया गया कि ये युद्ध के जो भौतिक सिद्धांत या मूल सिद्धांत होते हैं कहीं ना कहीं उन्हीं का एक प्रकार से उल्लंघन है। आप देख सकते हैं इस फोटो में ये जो इजरायली हमला है उससे कितना भयंकर कहीं ना कहीं कोलेटरल डैमेज हुआ है, और यहाँ पर आसपास की जितनी बिल्डिंग्स हैं आप उनको देख सकते हैं कि कितने खतरनाक तरीके से इन्होंने यहाँ को प्रभावित किया है। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि जो गाजा गाजा पर जो हमला है ये बहुत भयंकर हमला उसको माना जाएगा, कहीं ना कहीं उसको विनाशकारी आप मान सकते हैं, क्योंकि जिन प्रकार की मिसाइलों का इस्तेमाल इसराइल कर रहा है वो मानवता के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। और तुलनात्मक रूप से अगर देखें तो जो हमास का आक्रमण था वो उन्होंने भी मिसाइल का यूज किया था, लेकिन उनकी मिसाइलों में इतनी ज्यादा लिथैलिटी नहीं थी, इतना प्राण घातक या इतने खतरनाक मिसाइल्स का यूज वो सब नहीं कर रहे थे। ठीक है, और कहीं ना कहीं इससे बहुत लोग मरेंगे और पूरी दुनिया भर में जो है बड़ी समस्या जो है बन सकती है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को ऐसा बोला जा सकता है कि अगर वैश्विक स्तर पर ये शांत नहीं हुआ, अगर इसको शांत नहीं किया गया तो आने वाले भविष्य में बहुत बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। ठीक है, तो यूनाइटेड जो ऑफिस ऑफ द कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट जिसको OSCHR है उसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। ये यूपीएससी के लिए एक महत्वपूर्ण नोट साबित हो सकता है। इसका जो है फॉर्मेशन किया गया था 1993 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और ये कौन से सेक्टर की बातचीत करता है? ह्यूमन राइट की। ठीक है, ये 1993 में मैंने आपको बता ही दिया। और जो ये ये ऐसी गारंटी देता है कि जो इसकी गारंटी जो है वो इंटरनेशनल लॉ एंड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948, मतलब 1948 का जो इंटरनेशनल लॉ है और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 है, उसी के थ्रू ये गारंटी देता है ह्यूमन राइट्स का। दूसरा, द ऑफिस वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ऑन 20 दिसंबर 1993, 1993 में जो है 20 दिसंबर 1993 को इस ऑफिस को बनाया गया था। किस लिए? जिससे कि पूरी दुनिया में 1993 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस से संबंधित जो मानव अधिकार से संबंधित वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस 1993 में हुई थी उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस ऑफिस को गठित किया गया था। और ये जो ऑफिस है इसका जो मुखिया होता है वो हाई कमिश्नर होता है, हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। ठीक है, जो कि अन्य ह्यूमन राइट काउंसिल के साथ जो है खास करके जो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है उसके साथ कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, इट इज एन एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द कमेटी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ग्रुप, मतलब जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप की कमेटी है उसका एक्स ऑफिशियो मेंबर माना जाता है। ठीक है, इसको OSCHR को उसका एक्स ऑफिशियो मेंबर माना जाता है। द मैंडेट ऑफ OSCHR derived from आर्टिकल 1, 13 एंड 55 ऑफ द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्टिकल नंबर 13 और आर्टिकल नंबर 55 से जो इसकी मैंडेट है, इसकी अनिवार्यता है वो जाहिर होती है। ठीक है, द वियना डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन एंड जनरल असेंबली 48-141 ऑफ 20 दिसंबर 1993, इन सारे असेंबली, इन सारे जो है कन्वेंशन से ही इसको मान्यता मिलती है, वैधता मिलती है। ठीक है, बाय विच द असेंबली स्टेब्लिश्ड द पोस्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट, इसीलिए इस असेंबली ने ऐसे पोस्ट का गठन किया। ठीक है, तो ये पूरा जो है मामला है आपका ह्यूमन राइट से संबंधित। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, जिससे कि
यूपीएससी और यूपीपीएससी के जितने भी बच्चे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाई जा सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।